हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिलेक्शन अड्डा पर। और आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा क्या है? इससे पहले ज्योग्राफी के 2 चैप्टर आ चुके हैं, भारत की अवस्थिति और विस्तार, और दूसरा था भारत के आइलैंड। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 में भारत की समुद्री सीमा अर्थात मैरीटाइम बॉर्डर। फिर हम देखेंगे तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स को, खाड़ियाँ, गल्फ एंड बे और चैनल और स्ट्रेट, ये क्या होते हैं आइए जानते हैं। पूर्व की तरह इस चैप्टर को भी हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है कि किस किस कंटेंट को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की समुद्री सीमा क्या है अर्थात मैरीटाइम बॉर्डर क्या होता है। फिर हम देखेंगे भारत की खाड़ियाँ, गल्फ एंड बे, भारतीय जल संधि और चैनल को। फिर हम देखेंगे इंडियन कोस्टल प्लेन को। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? भारत की समुद्री सीमा अर्थात इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर। प्रत्येक समुद्र के निकट स्थित देश का अधिकार केवल देश की भूमि या तटरेखा तक ही नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक देश को समुद्र में भी कुछ निश्चित सीमा तक अधिकार दिया जाता है। भूमि पर अगर कोई देश स्थित है तो उसका बॉर्डर निर्धारित करना आसान है, लेकिन अगर किसी देश की स्थिति ऐसी है कि वो भूमि के साथ साथ जल में भी उसका विस्तार है, तो समुद्र में उसकी सीमा को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है ये देखेंगे। ये प्रश्न खड़ा हुआ तो क्या हुआ? 1982 में यूनिक्लॉस एक कानून बना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, एक समुद्री कानून बना जिस पर संयुक्त राष्ट्र संधि हुई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश की समुद्री सीमा निर्धारित की जा सके, अर्थात ऐसे देश जिनकी सीमा भूमि के साथ साथ समुद्र के समीप भी है तो उनका समुद्र में कितने भाग तक उनको अधिकार दिए जाएंगे, कितने भाग तक उनकी सीमा को निर्धारित किया जाएगा। इस कौन से लॉ के तहत तय हुआ? यूनिक्लॉस। इस नियम के अंतर्गत किसी भी देश की जो समुद्री जल का विस्तार है, इसमें समुद्र में उसकी सीमा को निर्धारित किया गया, उसके 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन से हैं आइए देख लेते हैं। जब हम समुद्र की ओर सीमा निर्धारित करते हैं तो इसकी लंबाई तट रेखा से ना नापकर एक बेस लाइन से नापते हैं। ये बेस लाइन क्या होती है? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा तट रेखा होती है वो इस तरीके से कुछ कटी फटी होती है, तो इसको मिलाते हुए जो एक रेखा मानी जाती है इसको हम कहते हैं आधार रेखा या बेस लाइन। बेस लाइन से ही जो समुद्री सीमा है उसका नापा जाता है, और जो समुद्र में लंबाई नापने की इकाई होती है उसे हम कहते हैं नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। भारत के तट से भी एक आधार रेखा मानी गई और उससे इसकी सीमा निर्धारित की गई। भारत के बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, जो ये क्षेत्र था इस क्षेत्र को कहा गया
टेरिटोरियल जोन। और इसमें कुछ अधिकार निर्धारित किए गए, वो क्या है इनको भी हम देखेंगे। फिर टेरिटोरियल जोन से 12 नॉटिकल मील आगे तक, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ तक ये टेरिटोरियल जोन हो गया। फिर यहाँ से 12 नॉटिकल मील और आगे तक, अर्थात जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील हमने माना टेरिटोरियल जोन, और फिर उससे आगे 12 नॉटिकल मील, अर्थात यहाँ से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो सीमा मानी गई उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया कॉन्टिजियस जोन, हिंदी में जिसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, जो जोन माना गया उस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन को EEZ, अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या है और किसी भी देश को इन सीमाओं के अंतर्गत क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो समुद्री सीमा निर्धारित की जाती है उसको क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक सीमा। तट रेखा से कितने दूरी तक इसका विस्तार होता है, 12 नॉटिकल मील तक। इसमें क्या अधिकार प्राप्त है, जिस तरीके से किसी भी देश को भूमि पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसी तरीके से 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा में भी संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। जो अधिकार भूमि पर है वो अधिकार 12 नॉटिकल मील। अर्थात टेरिटोरियल सी में मिलते हैं किसी भी देश को। फिर टेरिटोरियल सी से 24 नॉटिकल मील आगे तक, अर्थात जो बेस लाइन से हम नापेंगे तो ये हो जाएगा, टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल मील आगे तक, जो बेस लाइन से कितना होगा, 24 नॉटिकल मील। ये नॉटिकल मील्स में दिया है, ये बेस लाइन से नापा है। ये क्या कहलाता है, कंटीजियस जोन। जो समुद्री सीमाएं क्या कहलाती है, कंटीजियस जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसमें किसी भी देश को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, इसमें जो आपको अधिकार प्राप्त होते हैं वो अधिकार हैं आपके साफ सफाई का अधिकार, अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको साफ सफाई का अधिकार मिलता है। और क्या अधिकार मिलता है, सीमा शुल्क, अर्थात कोई विदेशी शिप अगर इस जोन में आता है तो आप उससे टैक्स वसूल सकते हैं। ये अधिकार हमें मिलते हैं किसके अंतर्गत, ये अधिकार हमें मिलते हैं कंटीजियस जोन के अंतर्गत। फिर कंटीजियस जोन के बाद क्या आता है, यहाँ तक हो गई ये कंटीजियस जोन, और आप ये इमेज में देख रहे होंगे कंटीजियस जोन से आगे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो सीमा होती है उसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कंटीजियस जोन के आगे जो जलीय क्षेत्र है उसमें क्या अधिकार हैं भारत को, उसमें क्या अधिकार है, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं आप, अर्थात समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसका खनन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं,
अगर आप कोई वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो आप इस क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन आप इस क्षेत्र में किसी से भी ना तो वित्तीय शुल्क ले सकते हैं, अर्थात ना ही कोई सीमा शुल्क ले सकते हैं, और जो अधिकार आपको 12 नॉटिकल माइल्स में मिल रहे थे वो यहाँ पर संपूर्ण अधिकार ना मिलकर उनको सीमित कर दिया जाता है। केवल आपको संसाधनों का दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार दिए जाते हैं। इस तरीके से देखा हमने कि जो भारत की समुद्री सीमा है उसको 3 भागों में बांटा गया है, और ये 3 भागों में भी अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं जिसमें अधिकारों को निर्धारित किया गया है। आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं इंडिया का EEZ जोन अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो EEZ है वो आपको उसका विस्तार अधिक दिख रहा है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है, और लक्षद्वीप और इधर क्या है, निकोबार द्वीप स्थित है। जैसे यहाँ से तटरेखा से हमने समुद्री सीमा को नापा है, वैसे ही कोई द्वीप अगर हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उसमें भी हमको समुद्री सीमा मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो EEZ जोन है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं भारत की खाड़ियाँ, गल्फ एंड बे। सबसे पहले प्रश्न उठता है, गल्फ किसे कहते हैं या खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी क्या होती है? खाड़ी जल का वह भाग जो 3 ओर से किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो। वो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। और प्रायद्वीप क्या कहलाता है? हमने देखा था जब भारत को अवस्थिति और विस्तार को पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रायद्वीप क्या कहलाता है? भूमि का वह भाग जिसके 3 ओर जल का विस्तार हो या अर्थात जल से घिरा हो। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। और ये क्या कहलाती है? खाड़ी जल का वह भाग जिसके 3 ओर भूमि हो, और प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जिसके 3 ओर जल हो। ये तो हो गए खाड़ी और प्रायद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? पिछले अध्याय में हमने देखा था भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो तो द्वीप कहलाता है। अब आप देख रहे होंगे जो बंगाल की तरफ खाड़ी है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और जो गुजरात में खाड़ी है इधर इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पर जो खाड़ी है उसको कहते हैं हम गल्फ ऑफ मन्नार। तो हिंदी में तो हमने इसको खाड़ियाँ बोला, लेकिन इंग्लिश में हमने क्या कहा? इसको इधर की जो खाड़ियाँ हैं इसको गल्फ कह दिया, और इधर की जो खाड़ी है इसको हमने बे ऑफ बंगाल कह दिया। तो क्या अंतर होता है गल्फ एंड बे में, जान लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे? गल्फ एंड बे, जो छोटी खाड़ी होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम गल्फ कहते हैं। और जो बड़ी खाड़ी होती हैं उनको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। आप देख रहे होंगे जो ये गुजरात की तरफ ये खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। ये खाड़ियाँ क्या है?
बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा बहुत ही छोटे भाग में है। और जो ये बंगाल की खाड़ी है ये क्या है, बड़ी खाड़ी है, इसलिए हम इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, जबकि इनको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस तरीके से हमने देखा क्या डिफरेंस होता है गल्फ और बे में। हमने देखा ये जो गुजरात की तरफ ये जो खाड़ी है, जो जल का ये भाग है जो 3 ओर से जल से घिरा है, इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पर जो ये खाड़ी बनती है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। और भारत के दक्षिण में, और ये श्रीलंका और इधर पंबन द्वीप के बीच में जो ये खाड़ी बन रही है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत और श्रीलंका के मध्य जो ये है पास, इसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। अब बात करेंगे हम भारत की महत्वपूर्ण चैनल और जलसंधि। चैनल किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है चैनल किसे कहते हैं। चैनल क्या होता है? जल का चैनल क्या होता है? 17 समुद्रीय मार्ग होता है। जो क्या करता है, 2 द्वीपों के मध्य या 2 भूभागों के मध्य होता है। क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय भारत के तीनों जो जल का विस्तार है वहां पे भी हमें कुछ चैनल देखने को मिलते हैं। इन चैनल को कुछ नाम दे दिए गए हैं, जैसे एक 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। अब इनको 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल ही क्यों कहा? क्योंकि ये जो चैनल हैं वो इन अक्षांश रेखाओं पर स्थित हैं। उन्हीं अक्षांश रेखाओं के नाम पर इन चैनल्स के नाम दे दिए गए। जैसा कि आप देख रहे होंगे 10 डिग्री चैनल कहाँ है? 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान और निकोबार के मध्य पड़ता है। अंडमान और किसके मध्य है? निकोबार के मध्य। जो चैनल है वो क्या कहलाता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान में भी जो लिटिल अंडमान, अगर क्वेश्चन और डीप में पूछता है तो अंडमान का जो लिटिल अंडमान द्वीप है, लिटिल अंडमान, और जो निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसके मध्य में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। अब बात करते हैं हम 9 डिग्री चैनल की। जो हमारा 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है? जो 8 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है? 9 डिग्री चैनल हमारा पड़ता है लक्षद्वीप
और मिनिकॉय के मध्य। ये है मिनिकॉय और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये है लक्षद्वीप। और जो इसके बीच में ये 17 समुद्रीय मार्ग है, ये कौन सा है? 9 डिग्री। जो ये 17 समुद्रीय मार्ग है, ये क्या है? 9 डिग्री चैनल। ये किस किस के मध्य है? नाइन डिग्री चैनल किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो ये 17 समुद्रीय मार्ग है, इसको क्या कहते हैं हम? 8 डिग्री चैनल। किन किन के मध्य है? मिनिकॉय एंड मालदीव। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से चैनल भारत के समीप स्थित है। आइए अब इसके अतिरिक्त एक और चैनल है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो हमारा पड़ता है, वो किसके मध्य पड़ता है? ग्रेट निकोबार और किसके मध्य में है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा कहाँ, किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। और ग्रेट निकोबार, उसके मध्य जो 17 समुद्री जलमार्ग है, उसको हम कहते हैं 6 डिग्री चैनल। इसके अतिरिक्त कुछ और जल संधि है, इनको भी देख लेते हैं। कोको स्टेट कहाँ पर है? कोको स्टेट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है हमारा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पास में ही एक द्वीप है लैंडफॉल द्वीप करके, और यहाँ पर म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में जो आता है द्वीप, जिसे हम कोको द्वीप कहते हैं। तो अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में जो चैनल है, इसको क्या कहते हैं? कोको स्ट्रेट। इसके मध्य में है अंडमान और कोको द्वीप के मध्य। अंडमान में भी जो लैंडफॉल द्वीप है, उसके और कोको द्वीप के मध्य कौन सा जल संधि है? कोको स्ट्रेट। डंकन पास, डंकन पास कहाँ पे है? आप ये देख रहे हैं, ये है दक्षिणी अंडमान। इसी के समीप है रूटलेट आइलैंड, रूटलेट आइलैंड और लिटिल अंडमान। जो हमारा रूटलैंड आइलैंड है और लिटिल अंडमान है, इसके मध्य में कौन सा है? डंकन पास स्थित है। दक्षिणी अंडमान और आप लिटिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। अगर दक्षिणी अंडमान नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको देगा रूटलैंड आइलैंड। अब बात करते हैं हम भारत के तटीय मैदान। इस तरीके से हिमालय के उत्तर में जो मैदान है, उसे क्या कहते हैं? भारत का उत्तरी मैदान। इसी तरीके से भारत के तट के पर जो मैदान विस्तृत है, उसको हम कहते हैं तटीय मैदान। जो पूर्व में तटीय मैदान है, इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान।
और जो पश्चिम में तटीय मैदान है इसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसमें भी स्टेट के आधार पर उनको कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं। आइए कौन कौन से तट हैं देख लेते हैं। जो हमारा गुजरात का ये भाग पड़ता है, यहाँ पर जो तट है उसे क्या कहते हैं, काठियावाड़। कहाँ पड़ता है, गुजरात। फिर गुजरात के से लेकर यहाँ गोवा तक, ये गोवा आपको दिख रहा होगा, इधर है महाराष्ट्र। तो गुजरात से लेकर गोवा तक जो तटीय मैदान आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको कहते हैं कोंकण प्लेन। कहाँ है, गुजरात से लेकर गोवा तक। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक जो तटीय मैदान आपको यहाँ रेड कलर में दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, कन्नड़ प्लेन, अर्थात कन्नड़, या फिर कहीं कहीं कनारा भी आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। न्यू मंगलोर से लेके केरल के दक्षिण छोर तक जो तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं, मालाबार प्लेन। मालाबार प्लेन्स कहाँ पर है, केरला में। ये तो थे हमारे कौन से मैदान थे, ये पश्चिमी तटीय मैदान थे। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। आप देख रहे होंगे यहाँ कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, ये तटीय मैदान है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और कुछ भाग किसका है, आंध्रा का भी। आंध्र प्रदेश के यहाँ से लेकर और उड़ीसा के इस भाग तक जो ये तटीय मैदान आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार के उत्तर की ओर जो तटीय मैदान का विस्तार है उड़ीसा में, और कुछ भाग है इधर पश्चिम बंगाल का, तो जो ये तटीय मैदान है इसको क्या कहते हैं, उत्कल तट। इस तरीके से हमने देखा भारत के पूर्वी तटीय मैदान कौन कौन से हैं और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से हैं। आज के अध्याय में हमने क्या क्या जाना, आज के अध्याय में हमने पढ़ा भारत की समुद्री सीमा और उसका विस्तार कहाँ तक है, क्या क्या अधिकार क्षेत्र उसको प्राप्त है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा भारत की खाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये हैं भारत की खाड़ियाँ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है बंगाल की खाड़ी। फिर उसके बाद हमने देखा चैनल, जो भारतीय सीमा के निकट कौन कौन से चैनल स्थित है और किन किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं उनको जाना। उसके बाद हमने देखे भारत के तटीय मैदान। तो आज के चैप्टर में इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।